हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यशस स्टडी पॉइंट। हाँ, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का संवहन करना। और सेल कार्पेक्सल यानी कोशिका कणिकाओं या ब्लड दो भाग में बटा हुआ होता है, यानी प्लाज्मा और सेल कार्पेक्सल कोशिका कणिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिका कणिकाएं 55% भाग बनाती हैं और प्लाज्मा हमारा कितना बनाता है? 55%। और जो हमारी सेल कोशिकाएं होती हैं वो 3 भागों में डिवाइड होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी जो होता है, यानी कि जो हमारा आरबीसी है उसका कलर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में संवहन करता है। यानी मुख्य कार्य इसका है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संवहन करना। जो हमारे ऑक्सीजन में भोजन प्रक्रिया निर्माण के फलस्वरूप कोशिकाओं में जब क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं ऑक्सीकरण की, उसके पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उनको भी ले जा करके फेफड़े में शुद्ध करने, और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जिस कैसे ब्लड का शोधन होता है, तो वहाँ पे इसका क्या होता है, फिर हमारे फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? जब डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो हम कहते हैं उसको ब्लड कैंसर हो गया है। तो कैंसर का, ब्लड कैंसर का एक नाम क्या है? ल्यूकेमिया है इसका, इसलिए क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या उसमें क्या होती है? ज़्यादा बढ़ जाती है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए उसका नाम क्या हमने रखा है? क्या रखा गया है? ल्यूकेमिया। ठीक है। उसका एक कैंसर का एक और नाम है, ब्लड कैंसर का ल्यूकेमिया नाम है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका एक नाम है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। और इसकी जो संख्या होती है 1 यानी कि 1.5 से 3.5 mm3, यानी कि 1.5 से, यानी लाख होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm3 होता है। ठीक है। यानी कि 1.5 to 3.5 लाख पर mm3। इसका मतलब है 1 mm3 में 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में इनकी संख्याएं होती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? जहाँ डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण होता है सेम जगह पे इसका भी निर्माण होता है। यानी कि निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है। अस्थि मज्जा में निर्माण, यहाँ वही कंडीशन है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में मृत्यु कहाँ होती थी? प्लीहा में। तो इसकी भी मृत्यु कहाँ पे होगी? प्लीहा में होगी। कहाँ होगी? प्लीहा में। यानी कि जो हमारा प्लेटलेट से यह भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। या हाँ, प्लीहा में मृत्यु होती है, लीवर में भी होती है। ठीक है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना और हमारे शरीर के तापमान को समन्वित रखना। यानी कि ये इसका काम क्या है? हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखना या मेंटेन रखना। ठीक है। समन्वित रखना उसको कह सकते हैं, बनाए रखना या नियंत्रित करना। जितना हमारा तापमान है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? वह नियंत्रित होता है। इसको नियंत्रित करना या फिर बनाए रखना इसका काम होता है, हमारे प्लेटलेट्स का काम होता है। इसके अंदर डीएनए नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, यानी प्लेटलेट्स के अंदर क्या नहीं होता है? डीएनए नहीं होता है। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। और क्या है? शरीर के तापमान को बनाए रखना या नियंत्रित रखने में हमारा क्या कौन काम करता है? प्लेटलेट्स करता है। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है? डेंगू होता है या चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया में क्या होता है? इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। जो कितनी हो जाती है? लगभग 50,000। कितना चली जाती है? 50,000 पर mm3 हो जाती है। तो हमको क्या किया जाता है? अलग से हमको प्लेटलेट्स की बोतल में पानी वानी चढ़ाया जाता है जब हमको क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। डेंगू। ठीक है। डेंगू हो जाता है तो इसकी संख्या लगभग कितना आ जाती है? 50,000 तक आ जाती है। तो अब उस समय हमको क्या करना पड़ता है? पानी चढ़वाना पड़ता है, जिसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं उसमें प्लेटलेट्स का इंजेक्शन लगा करके फिर पानी को चढ़ाया जाता है। और डेंगू में इसकी संख्या बहुत तेज़ी से घटती है।
मलेरिया होता है, मलेरिया में भी इसकी संख्या तेजी से घटती है। इसका जो वाहक होता है मलेरिया में भी घटती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इस मलेरिया में भी क्या होता है, घटती है। इसका जो वाहक होता है एडिज एजिप्टी, एडिज एजिप्टी, इसका क्या होता है, वाहक, इसका मलेरिया और डेंगू का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या कितनी पहुंच जाती है, 50,000 तक पहुंच जाती है, यानी पर MMQ। सोचो कि 1.5 लाख से लगभग 3.5 लाख के बीच में होता है, और उसकी संख्या घट करके कहाँ आ जाती है, 50,000 पे। तो हम बहुत ही क्या होता है, लेजीनेस महसूस करने लगते हैं ऐसा। तो डेंगू और मलेरिया क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटती है, टाइफाइड में भी घटती है, और इसका वाहक क्या है, एडिज एजिप्टी। और इसमें क्या होता है, इकोलाई नामक एक जीवाणु होता है जो हमारी आंत में होता है, टाइफाइड में उसमें आंत ज्वर बोलते हैं, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्लाटिंग। ब्लड क्लाटिंग यानी हमारे ब्लड का थक्का किस प्रकार से बनता है, यानी कि हमारे सबसे इसमें देखिए ल्यूकेमिया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ल्यूकेमिया क्या है। तो ल्यूकेमिया क्या है, कैंसर है जो WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, तो ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, RBC करता है। तो प्लेटलेट्स का एक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ये भी पूछा गया है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। शरीर के तापमान बनाए रखने को, शरीर के तापमान को यह क्या करता है, बनाए रखता है। रक्त का थक्का जमाना इसका काम है। और क्या है, डेंगू में इसकी संख्या बहुत तेजी से घटती है, और इसका वाहक क्या होता है, एडिज इजिप्टी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। क्या पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, यानी कि रक्त का जो थक्का बनता है वह किस प्रकार से होता है, जब हमको चोट लग जाती है यानी कि आघात पहुंचता है। तो आघात पहुंचने के फलस्वरूप क्या होता है, जब आघात पहुंच गया तो हमारी वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है कि जो कोशिकाएं निकलती हैं धमनियों से, सिराओं से जो जुड़ी हुई होती हैं, हमारे पूरे शरीर में क्या है, फैली हुई है। परिसंचरण तंत्र में बताया गया होगा कि इसमें पहले धमनी होती है, फिर महाधमनी है, फिर धमनी है, उसके बाद छोटी धमनी है। छोटी धमनी का संपर्क होता है केशिका से, और यह जो हमारा सिरा होता है, केशिका के बाद वह छोटी सिरा में जुड़ जाता है, फिर सिरा में जुड़ जाता है, फिर महासिरा में जुड़ करके पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, अगर हमको चोट लग जाती है तो कोशिकाओं के माध्यम से जो हमारे पूरे शरीर में फैली वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, और उसको तुरंत रोकने के लिए, अगर ऐसा ना हो तो ब्लड क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, उसको रोकने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत ही अच्छा हमारे शरीर में एक सिस्टम बना रखा है जिसे ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का बनना। तो वह किस प्रकार प्रारंभ होता है, जो हमारे प्लेटलेट्स महोदय हैं वह क्या करते हैं, वह प्लेटलेट्स महोदय टूट जाते हैं। इसका नाम क्या है, थ्रम्बोसाइट्स नाम है इसका, एक नाम और है। तो प्लेटलेट्स महोदय टूटते हैं, किसमें टूटते हैं, यह हमारे प्लेटलेट्स जी टूट जाते हैं। प्लेटलेट्स टूटता किसमें है, अब यह टूट गया थ्रोम्बोप्लास्टिन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन में, यानी जो हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स वह टूट गया, किसमें टूटा, टूट गया हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किसमें टूटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब यह थ्रोम्बोप्लास्टिन में टूट गया। अब यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह भी टूटता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है, प्रोथ्रम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है, अब यह टूट गया। अब यह टूटने के पश्चात क्या बना लिया, यहाँ से इसको देखते हैं, यह टूट गया और यहाँ से टूट करके बना लिया प्रोथ्रोम्बिन। क्या बना लिया, प्रोथ्रोम्बिन बना लिया, ठीक है। अब यह टूट करके प्रोथ्रोम्बिन बना लिया। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, और इसका यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका अवशोषण कौन करता है, आंत में अवशोषण होता है इसका, और होता है विटामिन के की सहायता से। किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। प्रोथ्रोम्बिन का अवशोषण, थ्रोम्बिन का अवशोषण विटामिन के की सहायता से
हमारी आंत में होता है, ठीक है, आंत में होता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का अवशोषण कहाँ होता है? विटामिन के की सहायता से हमारी आंत से होता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? अब टूट करके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है और इसका अवशोषण कहाँ से हो रहा था? आंत से हो रहा है। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वह थ्रोम्बिन बना लेता है। क्या बना लेता है? थ्रोम्बिन। अब यह थ्रोम्बिन में टूट जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टूट रहा है थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब यह टूट गया थ्रोम्बिन में। अब यह जो थ्रोम्बिन होता है फाइब्रिनोजन की सहायता से, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? प्लाज्मा वाले में। क्या करता है हमारा प्लाज्मा? प्रोटीन होता है 6 से 7%, जिसमें फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुमिन होता है, और क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। तो जो हमारा थ्रोम्बिन में टूट गया, अब यह क्या करता है? फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन की सहायता, यानी कि जो कैल्शियम है इसकी सहायता से क्या करता है? यह फाइब्रिन नामक पदार्थ बना लेता है। फाइब्रिनोजन जो है, जो यह फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, यह क्या करता है? कैल्शियम की मदद लेता है, कैल्शियम की मदद, यानी कैल्शियम की सहायता से क्या बना लेता है? फाइब्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है? फाइब्रिन, फाइब्रिन बना लेता है। और जब यह फाइब्रिन बनाता है तो मान लीजिए कि हमारा यह क्या है? ब्लड है, थक्का बनने लगा। अब यह प्लेटलेट आया, इस पे टूट गया, पटाख से इस पे आता है, ऐसे लटक गया, और यह टूटता है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाता है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया, इसके बाद थ्रोम्बिन में बदल गया। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है तुरंत इस पे एक फाइबर की तरह लगने लगता है। क्या करता है? फाइबर की तरह इस पे चिपकने लगता है। कैल्शियम की मदद लेकर के क्या करता है? कैल्शियम आयन होता है, मिनरल जिसको बोलते हैं, मिनरल, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की सहायता से फाइबर की तरह इस पे क्या बनाता है? एक जाल बना लेता है। और इस पे जब, इस जाल पे जब हमारा क्या आता है? जो ब्लड आता है, यानी कि जो ब्लड दोबारा आकर के प्लेटलेट्स से सब आता है, तो तुरंत इस पे क्या होता है? जमने लगता है, और जम करके पूरा ब्लड का क्या बना लेता है? थक्का बना लेता है। यह जो फाइब्रिन नामक है, यानी फाइब्रिन नामक जाल से क्या बनता है? पूरा का पूरा एकदम ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया? ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग में जब हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है, क्षति होती है, तो हमारी जो वहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं? टूट जाती हैं, और वहाँ से ब्लड का क्या होता है? निकलने लगता है बहुत तेजी से। तो वहाँ पे जो ब्लड में शामिल प्लेटलेट्स होता है अपना तुरंत वर्क बाहर स्टार्ट कर देता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में टूट जाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में, जिसका प्रोथ्रोम्बिन का अवशोषण कहा है, उसकी मदद लेता है। अवशोषण विटामिन के की सहायता से हमारी आंत में होता है, और विटामिन के जब तक नहीं रहेगा प्रोथ्रोम्बिन का अवशोषण नहीं हो सकता है, और ना ही उसका निर्माण हो सकता है। तो प्रोथ्रोम्बिन बन गया, और प्रोथ्रोम्बिन टूटता है किसमें? थ्रोम्बिन में। अब यह थ्रोम्बिन महोदय जो करते हैं फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन महोदय किस में आ जाते हैं? फाइब्रिनोजन में आ जाते हैं। और फाइब्रिनोजन जो होता है कैल्शियम प्लस आयन, यानी कि मिनरल आयन की सहायता से फाइब्रिन में टूट जाता है। अब यह जब फाइब्रिन में टूट जाता है तो एक धागा नुमा है, जो फाइब्रिनोजन है वह धागा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्लड है, आघात हुआ, बाहर निकला, तो इसमें क्या हुआ? एक रेशा टाइप बन जाता है, पूरा का पूरा यह जाल बनाने लगता है। और जब यह पूरा का पूरा जाल बनाता है, तो फिर जब कोई ब्लड आता है इसके ऊपर से, तो क्या बना लेता है? तुरंत, जैसे जाल होती है ना, तो जाल के ऊपर ऐसे बना लेता है, जैसे जाल है यहाँ पे मान लीजिए, ऐसे हमारा जो जाल ऐसे बनाता है, पूरा का पूरा ऐसे जाल इसको घेर लेता है। तो यहाँ से जब ब्लड आता है तो छोटे 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 भाग में पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ करके फिर क्या बना लेता है? थक्का बना लेता है, और ब्लड बहना हमारा क्या होता है? बंद हो जाता है। अब बात तो यह है कि जब आघात पहुंचता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो यह नहीं जमता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड बहता है, तो क्यों नहीं जमता है? यह प्रश्न उठता है। तो उसका कारण क्या होता है? हमारे शरीर में एक हिपैरिन नामक तत्व होता है, प्रोटीन होता है, हिपैरिन, हिपैरिन हो गया, क्या हो गया? हिपैरिन। और क्या है? प्रोटीन, जो हम दाल वाल के माध्यम से लेते हैं, प्रोटीन हो गया, हिपैरिन हो गया। इसमें मुख्य काम करता है हिपैरिन हमारा। हिपैरिन की सहायता से शरीर के अंदर हमारा ब्लड नहीं जमता है। प्रोटीन हो गया, और विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी, यह भी हमारे शरीर को क्या करते हैं? ब्लड जो भाग होता है उसको थोड़ा सा चिकना बना के रखते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो धमनियों में ब्लड बहता है वो जमता नहीं है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक तत्व के कारण ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, यह हो गया हमारा ब्लड का क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन ब्लड क्या होता है। क्या? ग्रीन ब्लड। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ग्रीन ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रीन ब्लड
यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन आता है कि क्या कौन सा आयन जो है ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है, कौन सी विटामिन, तो विटामिन के, और आयन पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, और विटामिन पूछेगा तो के हो जाएगा, और इसे पूछेगा तो थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन में कभी कभी ऑप्शन में देता है, प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में, और प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा हमारा, और क्या होगा, विटामिन के तौर पे के हो जाएगा, आयन के तौर पे कैल्शियम आयन हो जाएगा। ये पूरा पूरा ब्लड क्लॉटिंग का क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब हम हेपेरिन से ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है, और ग्रुप के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किया था लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऐसा हुआ ना कि जैसे कि ब्लड चढ़ाया जाने लगा, सबसे पहले तो ब्लड चढ़ाया जाने लगा तो क्या हुआ, जब ब्लड चढ़ाया जाता था तो ऐसे ही रेंडमी पहले शुरू में चढ़ाया जाने तो लोगों की मृत्यु होने लगी, तो उस पर रिसर्च किया गया। तो लैंडस्टीनर महोदय ने यहाँ पाया कि क्या हुआ कि ब्लड के अंदर भी क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिनकी सहायता से अगर दूसरा ब्लड दूसरे ग्रुप को चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड क्या होता है, थक्का जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारा ब्लड ग्रुप में क्या है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। और इधर भी हम ले लेते हैं ए बी और ओ। ए क्या करता है, ए को देता है, और ए बी में भी ए शामिल है, इसको भी दे देता है, ठीक है, इसको भी दे दिया। बी क्या करता है, बी को देता है, और किस में शामिल है, ए बी में, ए बी को दे दिया। अब ए बी क्या करता है, केवल और केवल ए बी को देगा, दूसरे किसी को नहीं देगा। और ओ क्या करता है, ओ को देगा, और ओ ए बी को भी दे देगा, ओ बी को भी दे देगा, ओ ए को भी दे देगा, ठीक है। यानी ओ क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, इसलिए सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता। ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता। और बी देखो, ए बी जो ग्रुप है वो सबका ले रहा है, आओ भैया तुम्हारा भी ले लेते हैं, हम तुम्हारा भी ले लेते हैं, हमको किसी से बैर नहीं, हम सबका ले लेते हैं। ये कहता है कि हम बहुत दानी महोदय हैं, इसलिए इसका नाम सर्वदाता, यानी सबको दे देता है। और ये क्या है, सर्वग्राही। क्या है, सर्वग्राही, क्योंकि सबका ले लेता है, कहता कि आओ ना देखो ताओ सबका ले ही लूंगा, तो सबका ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा ए जो ग्रुप है वह देता किसको है, ए को, लेकिन लेगा किससे, किसे लेगा, ए किससे ले रहा है, देखो ओ ले रहा है हमारा ओ से और ए से ले रहा है, और बी किससे ले रहा है, बी से ले रहा है और ओ से ले रहा है। यानी यह लेता किससे है, ओ से व बी से ग्रहण कर रहा है, या ओ से ग्रहण कर रहा है, वो किससे ग्रहण कर रहा है, ए से। ए भी किससे ग्रहण कर रहा है, ए भी सबसे ग्रहण कर रहा है। ओ किससे ले रहा है, केवल और केवल ओ से, केवल और केवल ओ से। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले रेयर होते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो उनको ब्लड ग्रुप ओ मिलना भी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम संख्या में ब्लड ग्रुप ओ होता है लोगों का। पढ़ेंगे हम ग्रीन ब्लड के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन ब्लड के बारे में। यानी कि लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अभी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन देना हो तो पूछ देता है कि सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है, सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, और इसमें थोड़ा सा घुमाना होगा तो पूछ सकता है कि एक किस किस ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि ग्रीन ब्लड क्या होता है, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन ब्लड क्या होता है, ग्रीन ब्लड जो होता है इसमें 70% तक क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल पोटेशियम होता है। 70% क्या होता है, क्लोरोफिल पोटेशियम, क्लोरोफिल पोटेशियम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल 70% क्लोरोफिल पोटेशियम होता है। और क्या होता है, केरासिन होता है, प्रोटीन होता है। 90% से अधिक क्या होता है, खनिज लौह तत्व होते हैं। क्लोरोफिल हो गया, पोटेशियम हो गया, केरासिन हो गया, केरासिन, प्रोटीन, खनिज लौह तत्व, खनिज लौह तत्व लगभग कितना परसेंट, 90% तक इसमें, यानी कि इसमें इसके साथ साथ 90% तक वो भी पाया जाता है। खनिज लौह तत्व हो गया, अधिक लौह तत्व होता है जिसमें कैल्शियम एंजाइम है, इसमें कैल्शियम का एंजाइम, कैल्शियम एंजाइम, विटामिन ए बी सी, विटामिन ए बी सी,
यानी खनिज लौह तत्व तो इसमें मिला होता है सब में, क्लोरोफिल, पोटेशियम और ये सब मिला करके केरासिन, प्रोटीन, कैल्शियम, एंजाइम सारे के सारे भाग मिला करके 90% तक बना लेते हैं विटामिन ए, बी, सी। क्लोरोफिल ऑक्सीजन को बढ़ा देता है। जो क्लोरोफिल होता है वो ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जब ब्लड में क्लोरोफिल, पोटेशियम होता है तो क्लोरोफिल जो होता है हमारा वह क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। क्लोरोफिल O2 को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। अब क्लोरोफिल हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को बढ़ा दे रहा है। जब क्लोरोफिल ऑक्सीजन को बढ़ा दे रहा है तो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होता है, उसकी पूर्ति ज़्यादा होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है ग्रीन ब्लड, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, को उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है जिससे क्या होता है, मोटापा कम होता है, मोटापा कम होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है जिससे हमारा मोटापा क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि मोटापा को घटाता है। और यह क्या करता है, अमीनो एसिड और क्या है हमारा, जो इसमें अमीनो एसिड और कैल्शियम पाए जाते हैं वो सब क्या करते हैं, कैंसर जैसे रोगों, घातक बीमारी जो होती है उससे लड़ने में मदद करते हैं। यानी कि जो ग्रीन ब्लड होता है वह कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। मदद करता है। ठीक है, अब हम जैसे जानते हैं ग्रीन टी का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस होगा। ग्रीन टी क्यों लेना चाहिए मोटापा कम करने के लिए, तो उसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल होता है। और जो थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, उत्तेजित कर देता है और ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे आदमी का था कि मोटापा कम होगा। इसलिए ग्रीन टी का यूज करते हैं लोग। और ग्रीन ब्लड हमारा जो है इसमें ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कैसिन, क्या हमारा केरासिन, प्रोटीन, खनिज, लौह तत्व इस सब पाए जाते हैं, जिससे मिलकर क्या बनता है, हमारा ग्रीन ब्लड बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। RH फैक्टर क्या होता है, यानी कि जो हमारा RH फैक्टर है इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने किया था। लैंडस्टीनर व वीनर ने किया था। और इसको खोजा गया था रीसस नामक बंदर पे। कहाँ खोजा गया था, रीसस नामक एक बंदर था। रीसस नामक एक क्या था, बंदर था। रीसस नामक जैसे उस प्रजाति का बंदर था, रीसस नाम का कोई एक बंदर नहीं था। उसमें पाया गया कि एक विशेष प्रकार का एंटीजन है और जिसको लैंडस्टीनर और बिनर ने इसी के नाम पे क्या कर दिया, RH फैक्टर नाम दे दिया। लैंडस्टीनर और बिनर ने रीसस नामक बंदर पे पाया कि एक विशेष प्रकार का एंटीजन है इसके ब्लड में, जो क्या करता है, इसकी खोज हुई थी 1940 में। कब, 1940 में। ठीक है, तो रीसस नामक जो बंदर है, यानी कि लैंडस्टीनर और बिनर ने बताया कि रीसस नामक जो बंदर है वो 1940 ईस्वी में उसके ऊपर देखा कि एक नए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जो RH+ और माइनस ये दो प्रकार का होता है, RH+ और माइनस। इसने पाया कि जो ये ब्लड होता है अगर एक दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो पहली बार में कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी बार में भीतर ही ब्लड में क्या बनता है, थक्का बन जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो RH+ क्या होता है, या थक्का जमाता है, यानी कि गुच्छे में थक्का बनता है, गुच्छा बन जाता है। ब्लड का कैसा बन जाता है, गुच्छा। और गुच्छा जब बन जाता है, गुच्छा में बनता है, पूरा थक्का एकदम से नहीं बन जाता है, गुच्छा में बन जाता है, जिससे वह पूरी तरह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है शरीर में। और RH- जो होता है यह गुच्छा में नहीं होता है, ऐसे ही फ्लो करता रहता है जैसे नॉर्मल ब्लड होता है उसी तरह से। ठीक है, अगर कोई माता पिता है जिसके युगल दंपत्ति है, कोई दो जोड़े हैं जिनकी नहीं विवाह हुआ है, शादी हुआ है, अगर वो शादी कर लेते हैं, उनको जानकारी ना हो कि RH+ है कि RH- है, तो उनके बीच में जब ऐसा होता है तो पहला संतान जो होता है, पहला संतान बिल्कुल सुरक्षित होता है। पहले संतान क्या होता है, फर्स्ट संतान उसकी जो होती है, पहली संतान बिल्कुल सुरक्षित होती है, उसको कुछ नहीं होता है, सुरक्षित होती है। लेकिन जैसे ही दूसरी संतान आती है,
दूसरी संतान, ठीक है, दूसरी संतान होती है तो उसको क्या होता है, जैसे ही दूसरी संतान हो गई और दूसरी संतान को क्या होता है, वह होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में ही क्या बनता है, RH प्लस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे कि गर्भ में बच्चा है तो गर्भाशय में पुरुष क्या है, RH प्लस है, महिला क्या है, RH माइनस है। तो RH प्लस जब उसके संपर्क में आता है तो उसके अंदर भी RH प्लस घुस जाता है उस गर्भाशय के अंदर। तो फिर जब दोबारा ऐसा कंडीशन बनता है तो उस बच्चे में जो ब्लड बनता है वह क्या होता है, गुच्छेदार होने लगता है, थक्का बनने लगता है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। पहला बार तो नॉर्मल होगा और दूसरा बार में गुच्छा गुच्छा बनने लगता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, गर्भ में ही बच्चे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, जब महिलाएं बच्चे हो जाते हैं यानी कि प्रारंभ में बच्चों को एक टीका दिया जाता है जिसमें उसको इसका anti-RH का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है, anti-RH का टीका दिया जाता है ताकि यह आगे चल के समस्या ना हो। टीका anti-RH का टीका दिया जाता है, ठीक है, anti-RH का टीका दिया जाता है। और यह जो होता है कि जैसे एक संतान के बाद दूसरी संतान मर जाती है यानी कि उसके भीतर ही क्या होता है, उसके भीतर ही बच्चा क्या करने लगता है, मर जाता है, उसका गर्भ फिर धारण ही नहीं करता है एक बच्चे के बाद। तो ऐसी कंडीशन में RH प्लस और माइनस होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी जो है उसके साथ ये समस्याएं ना हों, इसलिए उसको anti-RH का क्या दिया जाता है, टीका दिया जाता है। और यह है जैसे कि पहला एक बच्चा सुरक्षित है, फिर दूसरा बच्चा क्या है, मृत्यु होने लगा। तो इससे बचाने के लिए मतलब इसको क्या बोला जाता है, एरिस्टोब्लास्टोसिस। इसको जो एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा मर जाने लगता है तो इस प्रक्रिया को यानी इस बीमारी को एक तरह से हम कहें एरिथ्रोब्लास्टोसिस और क्या, फिटिलिस, एरिस्टोब्लास्टोसिस होता है, नाम भी अजीब अजीब है, ब्लास्टोसिस, एरिस्टोब्लास्टोसिस और क्या होता है, फिटिलिस, एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसको इस प्रक्रिया को बोला जाता है यानी एक बच्चे के बाद दूसरा व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु होने लगती है। और ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग पढ़ा था कि हीमोफीलिया जो होता है, ब्लड जैसे कि जब हमारी आंत में समस्याएं होती हैं कि क्या करता है, हमारी आंत जब कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाती, विटामिन के का अवशोषण नहीं कर पाती है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में ज़्यादा समय लगता है। और ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, ब्लड जल्दी जमता ही नहीं है, यानी उनका ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता है, बहता रहता है, ज़्यादा रक्त निकल जाता है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, आज ब्लड खत्म हो गया, ठीक है। तो ब्लड के बाद हम लोग आगे अब पढ़ेंगे कोई चैप्टर, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है।